हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में वेलकम है। शिफ्ट नंबर 3 यानी कि शिफ्ट नंबर 3, 15 दिसंबर 2017 के दिन जो मूल विधि से संबंधित प्रश्नों की कड़ी उस समय पेपर में दी गई थी, उसके अंतर्गत इस किताब में 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जो हैं वह फिलहाल में वह पेज इस बुक में शामिल नहीं किए गए हैं। बाकी गलती से 17वें क्वेश्चन से इसको शुरू किया गया है, तो हम लोग इसे लगभग उसी प्रक्रिया के तहत पढ़ते हैं और 17 नंबर के क्वेश्चन से ही इसको जानते हैं। क्वेश्चन है, सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? तो घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी, ये जो है सरकारी खर्च के स्रोत हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था तथा कर में बढ़ोतरी सरकारी खर्च के लिए आवश्यक वित्त के स्रोत होते हैं। इन्हीं दो चीजों से सरकार अपने लिए खर्च की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या होता है? कम घनत्व का पॉलीथीन। कम घनत्व का जो पॉलीएथिलीन होता है वह निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला कम घनत्व का पॉलीएथिलीन पॉलीमर अधिक पारदर्शी, कम रासायनिक प्रतिरोधी तथा कम कठोर होता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से प्लास्टिक का थैला बनाने में होता है, किंतु यह डिटर्जेंट की बोतल, वितरण बोतल तथा निचोड़ने योग्य बोतल में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है यह त्रुटिपूर्ण होने के कारण इससे यूपी पीआरबी से यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जिसे IFPRI कहा जाता है, अर्थात IFPRI का मतलब होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो यह कथन सही है। दूसरा दिया है कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। यह भी कथन सत्य है। इस तरह से इसमें A और B में जो कथन दिए गए हैं दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? करीब 12 महीने के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कम से कम 6 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष तक कारावास से दंडनीय होगा। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? बात संवर्ग, यानी कि संवर्ग का अर्थ होता है वर्ग या श्रेणी, और प्राधिकरण का अर्थ होता है अधिकार देने वाला। यानी कि आईपीएस के लिए श्रेणी या संवर्ग नियंत्रित करने वाला जो प्राधिकरण होता है, यानी कि जो विभाग होता है, वो कौन सा है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय एक आईपीएस को दिशा निर्देश देता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला एक प्राधिकरण है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण भारत सरकार का गृह मंत्रालय यानी कि द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्न। लेकिन ये पूरक प्रश्न क्या होते हैं? पूरक प्रश्न जो होता है, जब अधिक जानकारी हेतु मुख्य प्रश्न के अलावा अन्य प्रश्न पूछना पड़ जाए तो उन प्रश्नों को हम पूरक प्रश्न के नाम से जानते हैं। सदन में पूछा जाने वाला वह प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से मांगा जाता है तारांकित प्रश्न कहलाता है। यह प्रश्नकाल में पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न का लाभ यह होता है कि इन प्रश्नों के दिए जा रहे उत्तर में यदि किसी स्थान पर स्पष्टता न दिखाई दे तो प्रश्नकर्ता पूरक प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि मुख्य प्रश्न के अलावा प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए जो अन्य प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसे भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया? उसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत परमाणु कार्यक्रम को नाम दिया गया। इसका 18 मई 1974 को सफल परीक्षण किया गया। भारत के परमाणु परीक्षण को यह नाम देने के पीछे एक ठोस कारण था। जिस दिन परमाणु बम का परीक्षण होना था उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, अतः वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्ध का नाम दिया। इसमें एक शब्द आया है परमाणु क्लब का। परमाणु क्लब का मतलब ये होता है कि अभी तक जो है कितने देशों ने परमाणु प्रक्रिया को बनाने में हासिल या सफलता प्राप्त कर ली है। तो परमाणु क्लब में अभी 9 सदस्य देश हैं। अमेरिका 1945 में परमाणु परीक्षण किया था, रूस 1949 में, ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में, चीन 1964 में, भारत 1974 में, पाकिस्तान 1998 में, इसी प्रकार उत्तर कोरिया 2006 में, इसके बाद आता है इजराइल। तो इस तरह से कुल 9 देश परमाणु परीक्षण से संबंधित हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इजराइल है वह अभी नॉट एक्सेप्टेड है, यानी कि इजराइल जो है अभी स्वीकार नहीं करता है कि उसने परमाणु परीक्षण में सफलता हासिल की है। लेकिन कई सारे देशों के लोगों का, कई सारे देशों के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स का मानना है कि इजराइल के पास भी परमाणु बम परीक्षण हो चुका है या बन चुका है, लेकिन इजराइल अभी इसे ऑफिशियल तौर पर एक्सेप्टेड नहीं करता है। नेक्स्ट, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है? 3%। जो किसान शीघ्र फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका
भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। इस चीज को भारत के नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि ये भारतीय संविधान का एक मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर को बढ़ावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा पोषण स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 को संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित है। ये जो दिया हुआ है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट, शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? स्वच्छता अपशिष्ट। जो स्वच्छता अपशिष्ट है यह सबसे बड़ा कारण है। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण स्वच्छता अपशिष्ट है। इसमें ठोस एवं द्रवित कचरा की भूमिका अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है? मकान मालिक किराएदार मामले, सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामलों पर, इन दो पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता, जबकि पारिवारिक पेंशन जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि जनहित याचिका की जननी किसे माना जाता है? तो कपिला हिंगोरानी को। मकान मालिक किराएदार मामले एवं सेवा मामले, पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें जनता का हक नहीं जुड़ा होता है। पारिवारिक पेंशन के संबंधित मामले जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि ये मामले कई लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? हत्या के प्रयास से। लेकिन वर्तमान की प्रक्रिया में भारतीय दंड संहिता को 2023 में बदल करके भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS कर दिया गया और इसी हत्या के प्रयास को भारतीय न्याय संहिता के धारा के अंतर्गत धारा संख्या 109 में ला करके रख दिया गया। यानी कि वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 109 में हत्या के प्रयास का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं इसके लिए 307 हत्या के प्रयत्न के लिए दंड दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक कारावास और अर्थदंड का उपबंध है। कुछ परिस्थिति में उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। लेकिन आजीवन कारावास में एक चीज माना जाता है कि यदि उसने 20 वर्ष की सजा जेल में काट ली हो तो इसका मतलब कि उसका आजीवन कारावास पूर्ण हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मद राज्य सूची का एक हिस्सा है? भारत में तीर्थ, यह राज्य सूची का हिस्सा है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची उपबंधित हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में तीर्थ राज्य सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है? विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कथन जो है सही है। इसमें दिया है कि सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में प्रश्न में दिए गए दोनों कथन
सही होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत होती है? हालांकि यहाँ पर इसको स्टार बना करके दिखाया गया है, यानी कि इसमें कुछ सस्पेंस है इसके प्रतिशत में जो मात्रा है, लेकिन अनुमेय सीमा का तात्पर्य होता है अनुमानित। अनुमेय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुमानित। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। भारत में अबाधित मार्ग से एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुज्ञेय सीमा 100% है, जबकि बहु उत्पाद खुदरा क्षेत्र में सरकार से अनुमति के द्वारा 51% FDI अनुमन्य है। वहीं अबाधित मार्ग से बहु उत्पादक खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा 49% है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का विकल्प डी जो 49% है उसी को सही माना गया है। हालांकि इसकी अलग अलग, जिसे बहुउत्पाद खुदरा क्षेत्र या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इस तरह से अलग अलग प्रकरण में अलग अलग प्रतिशत को तय किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा सबके बीच में डिफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? सदन की बहुमत संख्या और सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों की सदस्य संख्या जो है 2/3 बहुमत से होनी चाहिए। तो यह दोनों कथन यानी कि दोनों वाक्य होना चाहिए। जो निर्देश करता है ये दोनों वाक्य, वह दोनों निर्देशन होना चाहिए किसी भी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए। बात करते हैं कि राज्य विधान परिषद क्या होता है, तो इसे विधानमंडल का उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो उसका नाम है एविडीन। एविडीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो B7 की अवशोषण को रोक देता है। इसके अवशोषण को रोकने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, देखिए दोस्तों, विटामिन B7 को, ये जो विटामिन B7 है इसे बायोटीन के नाम से जाना जाता है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसको बायोटीन क्यों कहा जाता है विटामिन B7 को। इसमें दिया है कि एविडीन एक ऐसा प्रोटीन है जो अंडे की सफेदी में मौजूद रहता है या विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। प्रोटीन, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक प्रकार का एक आवश्यक तत्व होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है जो एमिनो अम्ल से बना होता है। किससे? एमिनो एसिड से। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है और ऐसा माना जाता है कि शरीर को कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिन्हें मुख्य रूप से 9 जरूरत होती है इस 20 में से। बाकी 9 जो है भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। देखिए, ये जो विटामिन B7 दिया हुआ है ये कोई एक विटामिन नहीं है, यह जो है विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। मैं इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूं कि इसमें B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9 और B12, ये 8 प्रकार के विटामिन होती हैं। विटामिन बी के अंतर्गत ये 8 प्रकार के विटामिन होती है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नाइसिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन कहा जाता है, B9 को फोलेट या फोलिक एसिड कहते हैं और B12 को कोबालामीन के नाम से जाना जाता है। बात यहाँ पे हो रही है विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब शरीर में विटामिन B7 यानी कि बायोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में रैशर्स होने लगते हैं, खुजली होने लगेगी और दाने जैसे निकलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन B7 के कमी के कारण ही होता है। जब भोजन से विटामिन B7 आंत अवशोषित नहीं कर पाती है, किसके कारण? इसी एविडिन प्रोटीन के कारण, तो हमारे शरीर में रैशेस वगैरह होने लगते हैं। तो इस तरह से आपने क्या जाना कि विटामिन बी जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 का ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर विटामिन बी से संबंधित चीज़ें और इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है। संविधान के मूल प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है। संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। तो इस चीज को जो सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पारित किया गया था I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में। ऐसा माना जाता है कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग है असंवैधानिक माना गया है संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध में। इसके व्याख्या को एक बार देखते हैं। I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी संरचना 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम शामिल करना जिससे या जिसके भाग को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है। I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत 2007 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार या RTI के बारे में या दायरे में आता है? तो इसमें स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और अनुसंधान विश्लेषण स्कंध, ये तीनों जो है RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार 2005 के अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के दायरे से मुक्त हैं वे हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट तथा अनुसंधान विश्लेषण स्कंध, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई सूचना जानना चाहे इन तीनों विभाग से संबंधित तो RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सरकार बाध्य होती है या वो ऑर्गेनाइजेशन बाध्य होती है कि उस सूचना को उस व्यक्ति को बताए।
अगला प्रश्न है, उरी हमला, री लिखा हुआ है या र होगा। उरी हमला जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था। यह किस तारीख को हुआ था? 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 को उरी कांड हुआ था। 18 सितंबर 2016 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उरी हमला भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों द्वारा किया गया था। बाद में इस पर एक पिक्चर भी बनी। उस पिक्चर का नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मूवी बनी थी और इस मूवी के निर्देशक थे आदित्य धर। कौन थे? आदित्य धर इस मूवी के निर्देशक थे। आदित्य धर जो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनियां वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है? यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है सैन्य और नागरिक आबादी दोनों में शामिल है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है, जबकि छावनियां वे क्षेत्र होती हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल होती है। तो छावनी बोर्ड और छावनियां में यही अंतर होता है। छावनी के अंतर्गत सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? तो इसमें सावधि जमा जो एफडी है, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट है, इसमें यह कर बचत निवेश के अंतर्गत नहीं आता है। गृह ऋण मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ और जीवन बीमा प्रीमियम, यह तीनों चीजें कर बचत निवेश के अंतर्गत आती है। कर बचत निवेश का तात्पर्य यह होता है कि जैसे इन तीनों के अंतर्गत हम पैसा जमा करके बिना किसी कर के हम उस पैसे को अपने भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी टैक्स को दिए हुए। गृह ऋण मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि तथा जीवन बीमा प्रीमियम कर बचत निवेश है, जबकि सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर बचत निवेश नहीं है। हालांकि फिक्स डिपॉजिट में भी कुछ चीज़ें टैक्स से बाहर नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कुछ और है। दोस्तों, इस प्रकार से ये जो हमारा क्वेश्चन पटल था, जैसे यह क्वेश्चन 15 दिसंबर 2017 के टेस्ट सीरीज से है। किस टेस्ट सीरीज से? यह मूल विधि संविधान से संबंधित है, जो तृतीय पाली के प्रश्न पत्र से संबंधित है। हालांकि इसके 1 से लेकर के 16 तक प्रश्नों की संख्या इसमें नहीं दी गई है। जब भी वो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, मैं उसको इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ऐड कर दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।